हेलो एवरीवन, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी विदाशी लर्निंग ऐप पर प्रयोगशाला सहायक का कोर्स चल रहा है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप और उस पर जाकर आप हमारा प्रयोगशाला सहायक का कोर्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको ये कोर्स परचेज़ करना है या नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी आपका प्रयोगशाला सहायक कोर्स का ही एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन को यानी संयोजकता, आबंध सिद्धांत और संकरण को। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। इससे पहले हमने लुईस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जहाँ पर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था। ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करके कई सारे लुईस स्ट्रक्चर्स जो है बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी लिमिटेशंस या कमियाँ ये थी कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है उसका एक्सप्लेनेशन हमें लुईस के जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है लुईस अवधारणा से नहीं मिलता। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी आबंध वियोजन ऊर्जा जो होती है वो किस तरीके से डिफ़र करती है। जैसे हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखें तो 435.8 किलो जूल पर मोल है और अगर हम फ्लोरीन के केस में देखें तो 150.6 किलो जूल पर मोल है। जबकि हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम्स के बीच में भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है और F2 में भी अगर हम देखें तो फ्लोरीन के दो एटम्स के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है शेयरिंग में। तो फिर किस तरीके से यहाँ पे ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफ़र कर रही है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको साथ में शेप या आकृति की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की, कुछ भी हमें लुईस की जो कॉन्सेप्ट है उससे क्लियर नहीं होता। तो उसकी इस कमी को दूर करने के लिए नेक्स्ट आती है आपकी वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। डेवलप किया था इसे हाइटलर और लंदन ने दिया था और फर्दर आगे और विकसित किया था इसे पॉलिंग ने। अब देखिए वीबीटी जो है आपकी ये बेसिकली ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। ठीक है, क्वांटम मॉडल वगैरह जो हैं वहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है। लेकिन बात करते हैं पहले एक सिंपल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करते हैं कि वीबीटी के द्वारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को यानी हाइड्रोजन का जो अणु बन रहा है उसके फॉर्मेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं कि H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे होगा। दो इसमें हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक HA मान लेते हैं, दूसरा HB मान लेते हैं। ठीक है, डिफ़र करने के लिए मैं ले रही हूँ। इसका जो न्यूक्लियस है उसे Na मान लेती हूँ मैं, इसके न्यूक्लियस को Nb मान लेती हूँ। ठीक है, और हाइड्रोजन में हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को Ea कह देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को Eb कह देते हैं। अब क्या हो रहा है, जब हाइड्रोजन के दोनों एटम Ha और Hb दोनों परमाणु जब दूर हैं तो उनके बीच में किसी भी तरीके का फोर्स नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे। लेकिन जब ये एटम्स एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी आकर्षण बल जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। और वो आकर्षण बल किसके बीच में होगा। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन A, ठीक है, Ha का यहाँ पर न्यूक्लियस देख रही हूँ तो इस न्यूक्लियस से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Hb का, उसकी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये फोर्स तो पहले से ही है, ठीक है ना। ये तो हमारा किसका है, Ha। अगर एटम की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब ये क्या करेगा, जब ये एटम्स पास आने शुरू कर रहे हैं तो ये अब Hb के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यानी यहाँ पे न्यू अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गया। यहाँ पर साथ ही साथ हम इसकी तरफ देखेंगे कि हमारा जो Hb यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस है Hb का वो Ha के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो दो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ जनरेट हो गए। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेंगे, इसे और क्लोज लाते रहेंगे। कितना क्लोज लाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में, जब ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस भी यहाँ पर आने लगते हैं। कौन से, ये जो दो न्यूक्लियस हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, इन पे ऋण आवेश है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आकर्षण बल है और ये क्या है, प्रतिकर्षण बल है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और वहीं पर यहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है, प्रतिकर्षण बल, वो और ज़्यादा बढ़ेंगे जिससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल और अस्थिर हो जाएगा।
तो हमारी जो मॉलिक्यूल का जो स्थिर जो एक पॉइंट है वो कहाँ आएगा, जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थैतिक ऊर्जा, इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी, ठीक है, सबसे कम होगी। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस एक्सिस पे लिया है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा, और यहाँ है हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी अंतर्नाभिक दूरी। अब देखिए क्या हो रहा है, जब यहाँ सेपरेट एटम्स है, दो एटम्स बिल्कुल यानी दो परमाणु बिल्कुल दूर दूर है, कोई इंट्रैक्शंस यहाँ पे नहीं है। जैसे जैसे ये क्लोज आना शुरू करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ऐसे में कम होती जा रही है। अब यहाँ पर जितने नज़दीक यहाँ पर ये आ चुके हैं, ये लीस्ट पॉइंट है, यहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है वो बराबर है। अब अगर हम इससे ज़्यादा पास ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है, तो हम इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। यहीं पे हमारा मॉलिक्यूल बन गया, स्टेबल हो गया है। ये जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, ये है बॉन्ड लेंथ, ये कहलाएगी हमारी बॉन्ड लेंथ। और ये है हमारा, देखा जाए तो आपका क्रिटिकल पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की सबसे कम है, यानी एक मॉलिक्यूल स्थिर है। तो वीबीटी एक्चुअली एक्सप्लेन करती है कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, जो आंसर हमें लुईस अवधारणा में नहीं मिल रहा था। अगर आप यहाँ से देखना चाहें कि हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो क्यों नहीं फॉर्म होता, तो उसका आंसर भी हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर हम हीलियम की बात करें, He, ठीक है, हमें पता है इसके पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही इसके पास प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना, 2 इसके पास प्रोटॉन होते हैं और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे He2 मॉलिक्यूल बनाना है, क्या होगा, यहाँ पर एक He का परमाणु यहाँ से और एक He का परमाणु यहाँ से आएगा। अब एक बार चेक करते हैं कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से हैं और रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस देखिए कौन कौन से लगेंगे, ये जो आपके सॉलिड लाइन से दिख रहे हैं ना, ओल्ड फोर्सेस है। ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को पहले से ही अट्रैक्ट किए हुए हैं, ये पहले से ओल्ड फोर्सेस थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यू फोर्सेस क्या जनरेट होंगे, न्यू फोर्सेस जनरेट होंगे कि ये अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को भी, ये अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को भी, ठीक है। ऐसे ही इस न्यूक्लियस के लिए देखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को भी, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब रिपल्सिव फोर्सेस देखिए कौन कौन से। रिपल्सिव फोर्सेस, ये दोनों न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। सेम यहाँ पर भी ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स यानी जो प्रतिकर्षण बल है वो अधिक है, इसीलिए He मॉलिक्यूल नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम इसे और पास लाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे और जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए नेचर में कोई भी चीज़ अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करती है, ठीक है, अपनी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करेगी, एनर्जी डिक्रीज होती है नेचर में, तभी वो स्टेबल होती है। जितनी एनर्जी उसकी कम होगी उतना ही वो स्टेबल होगा। हायर एनर्जी पे ज़्यादा देर तक एक सिस्टम नहीं रुक सकता। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि He के दोनों एटम्स को और क्लोज लेकर आएंगे तो यहाँ पर तो रिपल्सिव इंट्रैक्शंस बढ़ेंगे, जिससे इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये अनस्टेबल होगा। इसीलिए He केवल एक एटम ही एज अ मॉलिक्यूल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी वीबीटी है, सीधे सीधे यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट मतलब कक्षक अतिव्यापन अवधारणा। अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स या कक्षक जो है वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स, जो आपके संयोजकता कक्ष के कक्षक होते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं और उनमें कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, पार्शियल इंटरपेनेट्रेशन। पार्शियल इंटरपेनेट्रेशन का अर्थ है कि दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर प्रवेश करते हैं, आंशिक रूप से प्रवेश करते हैं, कंप्लीट नहीं, आंशिक रूप से प्रवेश करते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो उनके बीच में मिक्सिंग हो जाती है। इसीलिए इसी को कहते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, पार्शियल इंटरपेनेट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये हाफ फिल्ड होने चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ
जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक की स्पिन +½ है तो दूसरे की -½ होनी चाहिए, तभी इनमें ऑर्बिटल ओवरलैप यहाँ पर हम देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। तो देखिए 3 तरह के ओवरलैप हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप। अब यहाँ पर देखिए जो साइन मैंने दिखा रखे हैं ऑर्बिटल्स में, ये चार्ज को शो नहीं कर रहे हैं, ये शो नहीं कर रहे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ये बस ये बता रहे हैं कि आपका जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, कक्षक तरंग फंक्शन जो है, बेसिकली आप साई से एम्पलीट्यूड जो आप बताते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड या आयाम किसी वेव का जो इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ी है उसको आप बताएंगे, तो वो इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। अगर दोनों इन फेज होंगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज साथ में आएंगे, अगर अलग अलग फेजेस में होंगी तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पॉजिटिव ओवरलैप तब होगा जब दोनों पॉजिटिव लोब्स p ऑर्बिटल के एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये pz ऑर्बिटल है, ये दूसरा pz ऑर्बिटल है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ, ये पॉजिटिव ओवरलैप है क्योंकि ये फेज में है, एक ही फेज में है वेव, ठीक है। तो एक ही फेज में जब वेव है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव ओवरलैप। ऐसे ही p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल को अगर आप देखें तो यहाँ ये pz ऑर्बिटल लिया है अलोंग द एक्सिस है z एक्सिस के, और यहाँ s ऑर्बिटल है, दोनों ही इन फेज हैं, तो यहाँ पर इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, अतिव्यापन। और यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव ओवरलैप देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो ओवरलैप है वो साइडवेज ओवरलैप है, इसको अभी हम देखेंगे कि ये ओवरलैप और ये ओवरलैपिंग में क्या फ़र्क है जब हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखेंगे। पहले आप यहाँ पर बस इतना देख लीजिए कि जब इन फेज होता है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव लोब्स एक साथ अगर कंबाइन कर रहे हैं तो ये होगा आपका पॉजिटिव ओवरलैप, धनात्मक अतिव्यापन। और नेगेटिव ओवरलैप कब होगा, ऋणात्मक अतिव्यापन, जब आपकी जो एम्पलीट्यूड यानी कि आपका जो वेव से जुड़ा हुआ आयाम है वो अलग अलग फेज में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका लोब जो है यहाँ पर पॉजिटिव है और इस वाले pz ऑर्बिटल का लोब यहाँ नेगेटिव है। अगर इन दोनों में यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन करते भी, ओवरलैपिंग करते भी है, तो ये कैसा ओवरलैप होगा, ये नेगेटिव ओवरलैप होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो एक फेज में नहीं है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग उतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ये है नेगेटिव ओवरलैप, यहाँ पर भी ये नेगेटिव ओवरलैप, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये साइड वाइज है, लेकिन यहाँ का इस वाले p ऑर्बिटल का पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और यहाँ इसका नेगेटिव, तो यहाँ भी क्या है, फेज दोनों के अलग हैं, तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव ओवरलैप। ज़ीरो ओवरलैप क्या है, ज़ीरो ओवरलैप ये है कि जब स्पेस में ओरिएंटेशन ऐसा है कि वो ओवरलैपिंग वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये px पे और ये z एक्सिस पे, s ऑर्बिटल जो है ये आपका p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने में अक्षम है, ये नहीं कर सकता इसके साथ, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन स्पेस में इस तरीके की नहीं है कि इनकी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की हो पाए, एक दूसरे के अंदर ही प्रवेश कर पाएँ, या किस तरीके से इसमें इंटरपेनिट्रेशन हो सके। तो यहाँ पर, और ऐसे ही आप x और y एक्सिस वाले को भी देख लीजिए, ये px है, ठीक है, x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये y है, py के अलॉन्ग होगा। यहाँ अगर मैं इनकी ओवरलैपिंग करने की कोशिश करूँगी तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि स्पेस में इनका जो ओरिएंटेशन है ये अलग ही डायरेक्शन में, दोनों जब अलग अलग डायरेक्शंस में हैं तो इनकी ओवरलैपिंग यहाँ नहीं हो सकती। इस केस में हम बोलेंगे ज़ीरो ओवरलैप, ठीक है। तो एक ही फेज में अगर ओवरलैपिंग हो रही है पॉजिटिव ओवरलैप, अगर दोनों अलग अलग फेजेस में हैं नेगेटिव ओवरलैप, ओवरलैपिंग यहाँ पॉसिबल है लेकिन नेगेटिव ओवरलैपिंग है। यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओरिएंटेशन स्पेस में इनका डिफर कर रहा है। अगर ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स को अगर हम समझना चाहें तो बेसिकली 3 ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो टिप्स पे आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, ठीक है। जो भी दो आपके एटम्स हैं जब वो कंबाइन करेंगे तो उनका जो संयोजकता कक्ष यानी कि उनका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन ये ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की होगी, ठीक है, हाफ फिल्ड यानी उसमें एक एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑर्बिटल्स जिनमें ओवरलैपिंग हो रही होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। अभी इससे पहले वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर एक की पॉजिटिव हाफ है तो दूसरे की नेगेटिव हाफ होगी। तीसरी चीज़ स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यानी कि
कोवलेंट बॉन्ड कितना मजबूत होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, जो अतिव्यापन हुआ है वो कितना ज़्यादा हुआ है। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, यानी अतिव्यापन के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए इसी से डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, यानी आपका सहसंयोजी जो आबंध है उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो दो टाइप की आपकी ओवरलैपिंग हो सकती है। पहली तो होती है आपकी सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, ठीक है। कैसी ओवरलैपिंग होती है? एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, ठीक है। एक्सियल अलोंग द एक्सिस, जो एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो आपके एक्सिस है उसके अलोंग होगी ये हेड ऑन, यानी सिरेवार या अक्षीय। तो यहाँ आप देखिए अगर हम एस एस के ओवरलैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन दोनों की किस तरीके से देखिए इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। हमने ओवरलैपिंग दिखा दी, ये एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। एस और पी की ओवरलैपिंग देखिए कैसी है, हेड ऑन एक्सियल, ठीक है। ये एस और पी की ओवरलैपिंग है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और तीसरा यहाँ हम देख रहे हैं दो पी ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। ये दोनों ऐसे हेड ऑन को यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका पी ओवरलैप, ये भी आपका क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, यानी कौन कितनी मजबूत ओवरलैपिंग कर सकता है, तो पी ओवरलैप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप सबसे ज़्यादा है, ये और ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, अंदर प्रवेश कर सकता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्योंकि ओवरलैपिंग संभव है, इसीलिए पी ओवरलैप जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद बारी आती है एस और पी की, और फिर आता है लास्ट में एस एस, क्योंकि स्फेरिकल शेप है, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है, कम ही हो पाएगी, तो ये सबसे वीक होता है। फिर सेकेंड आता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड जो होता है यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, लेटरल ओवरलैप हो रही है, साइडवेज ऐसे, ठीक है। हम सिग्मा बॉन्ड में ऐसे देख रहे थे और यहाँ पर ऐसे हो रही है साइडवेज। तो ये देखिए पार्श्व अतिव्यापन है, ये अंतर्नाभिकीय कक्ष के लंबवत, एक्सिस ऐसे जा रहा है, ऑर्बिटल्स इस तरीके से, और यहाँ पर साइड से यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, साइड में ओवरलैपिंग हो रही है। और इस ओवरलैपिंग का रिजल्ट ये होता है कि हमको यहाँ पर जो हमारा ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसके ऊपर और इसके नीचे, अबव और बिलो, ठीक है। अबव और बिलो भी नहीं कह सकते, एक्चुअली देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे होती है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे का हम कहेंगे। तो ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई पी ऑर्बिटल्स की, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ बना, और यहाँ पर हुई तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे की तरफ बना, ठीक है। अब जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये कि जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्योंकि आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ ये, आपका पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा, बिना सिग्मा बॉन्ड बने पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। तो पाई बॉन्ड तभी बनता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के एडिशन में बनता है। और तीसरी चीज़ जो शेप होती है आपके मॉलिक्यूल की, यानी अणु का आकृति जो है वो किस पे निर्भर करती है, वो सिग्मा बॉन्ड पे निर्भर करती है, पाई बॉन्ड पे नहीं, ठीक है। तो अगर हमें आकृति बतानी है किसी अणु की तो हम सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के आधार पर हम शेप जो है वो मॉलिक्यूल की बताएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के विषय में। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की। देखिए ये कॉन्सेप्ट या अवधारणा दी थी लिनस पॉलिंग ने, और उनका कहना था कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो परमाणु होते हैं वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम बेसिकली वैसे ही साधारण तरीके से मीनिंग देखें तो क्या है, इंटरमिक्सिंग। अगर मैंने एक रेड पेंट लिया, एक वाइट पेंट लिया है, दोनों को मिक्स कर दूंगी तो मुझे एक बीच का कलर मीडियम मिलेगा पिंक कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होता है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, इंटरमिक्सिंग होगी, और इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें समान एनर्जी यानी समान ऊर्जा वाले यानी इक्विवेलेंट एनर्जीज और आइडेंटिकल शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसा लिनस पॉलिंग ने कॉन्सेप्ट दिया था। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे जो हम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो वो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले।
तो द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द एटम टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या है? ये वो प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, आपके परमाणुओं के जो कक्षक हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और समान ऊर्जा और समान आकृति वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनको हम क्या कहेंगे? संकर कक्षक कहेंगे। ठीक है, संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। अगर हम मेन फीचर्स देखें इनके, तो देखिए पहला है इसमें ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव ओनली अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जीज। अब जो ऑर्बिटल्स आपके हिस्सा ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वो उनमें जो एनर्जी डिफरेंस है, ऊर्जा का जो उसमें डिफरेंस है, वो बहुत कम होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ही एकदम कोई बहुत कम है और कोई बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाला है और उसको हम मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए एनर्जी का, तब उसमें इंटरमिक्सिंग हो पाती है। फिर सेकेंड है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया में जितने ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको मिलते हैं। मतलब अगर 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अगर 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमको 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर सबशेल टू हायर सबशेल इज नॉट एसेंशियल। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट हो या एक्साइट हो या उत्तेजित होकर एक अबव एनर्जी लेवल पर जाए। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, दोनों तरह के जो ऑर्बिटल्स या कक्षक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होना या उसका उत्तेजित होना कोई भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप। एक बार जो हमारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो गए तो उनकी एनर्जीज क्या हो जाती है? इक्विवेलेंट यानी समान ऊर्जा, और आइडेंटिकल शेप यानी कि उनकी जो आकृति होती है वो एक जैसी हो जाती है। ठीक है, हमने अलग अलग देखे थे ना कि एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो आपका क्या होता है? उसमें 2 लोब्स होते हैं, डम्बल शेप्ड होता है। डी ऑर्बिटल्स में अलग अलग हमें शेप्स देखने को मिलती है। लेकिन अगर एक बार इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, मैं एस और पी की अलग बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं ले रही हूँ एसपी ऑर्बिटल, एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, तो इन दोनों की शेप जो होंगी आइडेंटिकल हो जाएंगी। और वो शेप कुछ इस तरह की होती है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके वो इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, इसमें एक लोब थोड़ा बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। नेक्स्ट देखिए, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं यानी संकरित कक्षक, ये ज़्यादा अच्छी तरह से बॉन्ड्स बना सकते हैं, आबंध बना सकते हैं, अगर हम इनकी तुलना करें किससे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या प्योर ऑर्बिटल्स से। ठीक है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा अतिव्यापन नहीं होगा जितना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्सिव इंट्रैक्शंस एंड अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्पेस में अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो कम से कम हो। तो वो हाइब्रिडाइज होने के बाद इस तरीके की ज्योमेट्री ले लेंगे कि जहाँ पर उनके बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शंस जो है मिनिमम होते हैं, और इसीलिए किसी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होती है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की इन्हीं डायरेक्शन पर निर्भर करती है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आपका आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 संकरण देखेंगे तो sp3 संकरण में देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है। तो यहां पर मिक्सिंग किसकी हो रही है? एक s ऑर्बिटल की और 3 p ऑर्बिटल्स की। तो देखिए जैसे कि हम देखेंगे ये आपका CH4 में मीथेन के मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में देखिए, ग्राउंड स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 1s2, 2s2, 2p2 इस तरीके का होगा। अब हम उसकी एक्साइटेड स्टेट देखेंगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? तलस्थ अवस्था। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में हम क्या देखेंगे कि जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जंप कर गया है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पहुंच गया, तो अब ये सारे जो है सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो एक्साइटेड स्टेट यानी कि आपकी जो उत्तेजित अवस्था है उसमें एक इलेक्ट्रॉन या 2s से 2p में जंप कर गया। तो अब हमारी जो मिक्सिंग होगी वो इस एक s ऑर्बिटल की और ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो ये बनेंगे आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये आपके sp3 संकरित कक्षक हो गए और इनका जो शेप आएगा, अब
देखिए जो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो स्पेस होती है, स्पेस में ये इस तरीके से ओरिएंट होते हैं कि इन ऑर्बिटल्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन, यानी ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं, जो संकरित कक्षक हमारे बने हैं, इनके बीच में जो रिपल्शन है, ठीक है, रिपल्शन एक दूसरे से जो दूर जाना है वो कम से कम होना चाहिए। तो स्पेस में इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और इसी वजह से ये उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जो आपके 4 अब हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिले, अब इनको आप ऐसे आप नहीं कहेंगे, सब क्या है, ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ठीक है। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हमको मिले, ये स्पेस में किस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में। टेट्राहेड्रल बनाते हैं जिसे हिंदी में आप कहते हैं चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय ज्योमेट्री यहां पर बन जाती है। या देखिए ये कार्बन हो गया। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स यहां देखिए क्लियरली दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की हमने शेप क्या देखी थी, एक लोब थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी छोटा सा होगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, ये अब ये किसके साथ सिग्मा बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये सिग्मा आबंध बना रहे हैं हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। ये बना आपका, एक ये बना और एक ये बना, एक ये बना। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे सबकी स्पिन क्या है, यहां सबकी स्पिन यहां अपवर्ड दिखा रखी है। तो यहां पर हम जो हाइड्रोजन का स्पिन लेंगे इलेक्ट्रॉन का, वो इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो ऑपोजिट स्पिन वाले ही क्योंकि पेयर करते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बन रहा है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन बनता है। अच्छा, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो यहां पर क्योंकि एक s ऑर्बिटल है और 3 आपके p ऑर्बिटल्स है, तो s कैरेक्टर हमें इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे कितना मिलेगा, 25%। 25% जो है वो आपको s कैरेक्टर देखने को मिलेगा और 75% आपको p कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अच्छा, एंगल इनके बीच में कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का इनके बीच में एंगल होता है। एक और देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं हम इथेन के मॉलिक्यूल की। इथेन कैसे लिखा जाएगा, CH3 CH3, ठीक है, ये आपका इथेन हो गया। इसका मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, हमें पता है ये वाला कार्बन भी क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन भी क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां पर हम किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ये एक लोब आया, ये दूसरा लोब आया कार्बन का, ये तीसरा लोब आया, ठीक है। और जो चौथा लोब होगा वो किसके साथ करेगा पेयरिंग, कार्बन के साथ। जैसे ये कार्बन के साथ, देखिए ये तो आपका H के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हमारा किस तरीके का स्ट्रक्चर था, CH3 यानी बेसिकली आप देखें तो इस तरीके का बन रहा है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों का ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बस फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अब की बार हमने यहां वाले से एक H ना जोड़कर इसको कार्बन के साथ ही ज्वाइन कर दिया। एक बॉन्ड कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये भी सब सिग्मा बन रहे हैं, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है, सब सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहां पर भी आपका ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ, तो 3 ये बना रहा है और 3 ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और एक ये दोनों कार्बन आपस में बना रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ दिखाएंगे, आपस में बना रहे हैं, ये भी क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर है। और बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल यहां पर आप वही दिखाएंगे, कितना होगा, 109.28 मिनट, ठीक है, डिग्री 28 मिनट। और बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो CC बॉन्ड लेंथ होती है, ये होती है 154 पिकोमीटर, और जो आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है आपकी 109 पिकोमीटर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। NH3 में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करेंगे ये देखते हैं। नाइट्रोजन में देखिए हमें पता है क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3, 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में हमारा क्या है, सब सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। और अब इनकी क्या होगी, मिक्सिंग, एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। और जब हमें न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो कि क्या होंगे, आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो वो कुछ इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। अब ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट है, सबकी शेप्स इक्विवेलेंट होगी और ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड में हमें कैसी ज्योमेट्री देखने को मिल रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिल रही है। तो अब नाइट्रोजन का अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है, और ये कौन से हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3।
पर ये क्या है आपका लोन पेयर है, ये है आपका अमोनिया। वाटर मॉलिक्यूल में भी देख सकते हैं, ठीक है। वाटर का अगर आपको बनाना है तो ग्राउंड स्टेट में जो आपका ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, तो यहां भी हम पहले ग्राउंड स्टेट में बना लेते हैं 1s2 2s2 2p4, यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 2p वाले बना दिए मैंने। अब इनकी मिक्सिंग होगी, इनकी सबकी मिक्सिंग होगी तो हमारे पास इस तरीके से आएंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए। ज्योमेट्री हमको कैसी देखने को मिलेगी भाई, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में हमारा ऑक्सीजन इस तरीके से आया, ये जो है हमारा 1s के साथ क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी, और ये जो है हमारे ये यहाँ पे क्या रह गए हमारे पास 2 लोन पेयर। अच्छा एंगल में डिफरेंस आता है, ठीक है, एंगल में डिफरेंस आ जाता है। हमने देखा था अमोनिया का जो ये मॉलिक्यूल था, इसमें जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका 107 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो 2h के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 107 डिग्री। एक्चुअली होना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन हमें पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है, ये रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इसने क्या किया है, इस एंगल को कम कर दिया, ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर 107 डिग्री आ गया। अब हमारे पास हम वाटर मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है, ये 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर की वजह से और भी ज्यादा रिपल्शन होगा। तो अब जो ये बॉन्ड एंगल है ये और भी कम हो जाएगा, कितना पहुंच जाता है 104.5 डिग्री, ठीक है। ये आ जाता है आपका वाटर का मॉलिक्यूल। शेप क्या हो जाएगी बेंड शेप। अच्छा शेप जो है कभी भी लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करती, हमेशा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर करती है। तो हमारा बेंड शेप यहां से आ गया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमारे ये बन रहे हैं, ये बेंड शेप आ गया। अमोनिया मॉलिक्यूल में अगर हम शेप की बात करेंगे क्या होती है आपकी पिरामिडल शेप होती है। इस हाइब्रिडाइजेशन को आप टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, अब क्या होगा, अब आपके पास एक s ऑर्बिटल है और 2 आपके पास p ऑर्बिटल है। हम यहां पर कुछ का एग्जाम्पल देखेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर इथीन का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, BF3 का एग्जाम्पल देख सकते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। चलिए पहले देखते हैं ग्राउंड स्टेट में क्या होगा। ग्राउंड स्टेट यानी तलस्थ अवस्था में क्या सिचुएशन है। अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के केस में 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2p में आपका हमें यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। पहले क्या होगा, एक्साइट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां गया तो हमें क्या मिला यहाँ पर, ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन, अब ये सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए, तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, उत्सर्जित अवस्था। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी और एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, यानी असंकरित रह जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक्साइटेशन हुआ है, लेकिन जो मिक्सिंग हो रही है वो सिर्फ एक s और 2 p ऑर्बिटल्स की हो रही है, एक p ऑर्बिटल आपका अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। अब जब इनकी मिक्सिंग हुई तो ये मिक्स होकर आपके इक्विवेलेंट एनर्जीज के 3 आपको क्या मिले हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिले हैं। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है, और एक ही 2p ऑर्बिटल आपका अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर दिखा रखा है क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी हायर साइड पे होगी। यहां पर देखिए ये सेम चीज यहां पर भी दिखा रखी है इसमें। अच्छा अब शेप जो बन के आएगा, यहां पर शेप देखिए किस तरीके का दिख रहा है। आप ये पिंक वाले ये जो बॉन्ड्स देख रहे हैं ना, ये क्या है आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। तो ये तो आपके किस तरीके से अरेंज हो गए, ट्राइगोनल प्लेन में, ठीक है, प्लेन में ट्राइगोनल प्लेन बन गया यहाँ पर एक, तो इसमें अरेंज हो गए। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह गया वो क्या है, उसके लोब्स इस प्लेन के ऊपर और नीचे, ठीक है। तो बेसिकली एक अगर ऐसे प्लेन है तो इसके लोब्स एक प्लेन के ऊपर और एक लोब प्लेन के नीचे है, परपेंडिकुलर बिल्कुल। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल किसका देखेंगे हम, BCl3 का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है, BF3 देख लीजिए या फिर BCl3 देख लीजिए। सेंट्रल एटम बोरॉन है, बोरॉन के बारे में देखते हैं। बोरॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमें पता है इसका कितना है 5, यानी 1s2 2s2 2p1 ये आएगा। बनाते हैं चलिए फिर, ये आ गया। अब क्या होगा, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है ये। एक्साइटेड स्टेट में दिखाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से कहां होगा, यहां जंप कर जाएगा, तो यहां बना लीजिए फिर क्या आ जाएगा, इसमें सिंगली ऑक्यूपाइड आपका 2s हो गया, यहाँ 2p में हम क्या दिखा देंगे, ठीक है, ये आपका 2s है, ये 2p है, तो यहां पर अब इस तरीके से फिलिंग हो गई। अब हम देख रहे हैं कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स की क्या हुई है, यहाँ पर इंटरमिक्सिंग हुई है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके कैसे बनेंगे, ये 3 इस तरीके से बनेंगे, इक्विवेलेंट एनर्जीज के क्या बन गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, sp2 संकरित
कक्षक। अब किस तरीके से अरेंज होते हैं, हमने कहा ये ट्राइगोनल अरेंज होते हैं। जैसे देखिए यहाँ फिगर में दिखा रखा है, ये बी यहाँ पर आ गया और इसके जो लोब्स हैं वो इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेन में है। ठीक है, यहाँ पर Cl का जो आपका p ऑर्बिटल है वो इसके साथ सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। और एंगल कितना आता है इनके बीच में, 120 डिग्री का। चलिए इथीन में देख लेते हैं। इथीन के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बना ही हुआ है, हमने कार्बन के ही बारे में दिखा रखा है। 2s और 2p की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और एक p ऑर्बिटल यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज रह गया। चलिए इसके में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो C है, ठीक है, ट्राइगोनल में अरेंज हो रहा है ना, तो एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। ठीक है, और एक अनहाइब्रिडाइज को ऐसे बना दीजिए। ऐसे एक यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं। ये जो 3 है ये सब एक प्लेन में है, ये 3 एक प्लेन में है, ये अबव और बिलो द प्लेन लोब्स में दिख रहा है हमको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनकी सिग्मा बॉन्डिंग हुई है, यहाँ पर H के साथ हुई है। ठीक है, ये H के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, ये H के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर साइड वाइज बॉन्डिंग भी यहाँ पर नजर आई है। और ये बॉन्डिंग कैसी होती है, ये है आपकी पाई बॉन्डिंग। ठीक है ना, पाई बॉन्डिंग है ये आपकी। तो बेसिकली अगर आप इसको प्लेन में बनाएंगे ना, या बॉन्ड स्ट्रक्चर में भी अगर आप इसे देखना चाहें तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये H है, ये H, ये H, ये H। और जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अबव और बिलो द प्लेन इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ये पाई बॉन्ड का हो गया। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक ये जो पाई बॉन्ड है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड अबव और बिलो दिखा रहा है, मतलब ये नहीं 2 पाई बॉन्ड समझ ले, पाई बॉन्ड एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ अगर आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 134 पिकोमीटर। ठीक है, तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड हमारा बना है इसकी बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर। और हाइड्रोजन के साथ जो आपकी ये बन रही है इसकी बॉन्ड लेंथ है 108 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल की अगर आप बात करेंगे तो HCH बॉन्ड यानी कि ये जो बॉन्ड है आपका ये है 117.5 डिग्री। और अगर आप HCC ये वाले बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये होगा आपका 121 डिग्री। बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल्स वगैरह ध्यान नहीं रखने, बस खाली हाँ वो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल जरूर याद रखिएगा, वो आपसे जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि लोन पेयर आने से उस एंगल पे क्या फर्क पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp संकरण जो है इसमें क्या है, यहां भी नाम से ही पता चल रहा है, एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा। कार्बन के केस में हम फिर से देखेंगे तो कार्बन के केस में आप फिर से क्या देखेंगे, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट से फिर ये एक्साइट हुआ, यहां पर पहुंचेगा, एक्साइटेड स्टेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब एक s और एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी, जैसे यहां पर भी दिखा रखा है एक s और एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग। ये जो 2py और 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे, प्योर ऑर्बिटल्स रह जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज यानी असंकृत रह जाएंगे। और फिर जैसे कि हमने sp2 में देखा था, जो एक हमारा p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज या असंकृत रह गया तो उसने क्या बनाई थी, पाई बॉन्डिंग बनाई थी। यहां पर भी यही होगा कि 2py और 2pz हमें क्या दिखाई देंगे, पाई बॉन्डिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। एग्जाम्पल हम इस पे क्या ले सकते हैं, इथाइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इथाइन क्या होता है आपका HC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में। शेप देखिए क्या बनेगी यहाँ पे, लीनियर, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बन रहे हैं देखिए ये इस तरीके से आ गया ना, लीनियर बन रहे हैं। एक लोब आपका यहाँ है, एक लोब आपका यहाँ है, और बाकी जो 2 अनहाइब्रिडाइज रह गए वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, या फिर आप यहां मान लीजिए अगर इसको आपने एक्स एक्सिस लिया तो ये वाई में हो गया, जेड में हो गया, परपेंडिकुलर होंगे लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर भी यही है कि आपका जो एक लोब है ये और इस कार्बन का जो एक लोब है ये दोनों सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर एक जो और लोब यहाँ साइड में हमें दिख रहा है इस कार्बन एटम के लिए, वो हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन के लिए जो एक और लोब है हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। बाकी जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, जो यहाँ का 2p अगर मान लीजिए 2pz है तो ये 2pz के साथ पाई बॉन्डिंग, और ये अगर 2py है तो ये 2py के साथ यहाँ पर पाई बॉन्डिंग बन रही है। तो 2 पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें से एक सिग्मा है और क्या है, 2 आपके पाई है। देखिए पाई हमेशा तभी बनेगा जब आपका एक सिग्मा बन चुका है, जब तक आपका एक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के एडिशन में ही पाई बॉन्ड बनता है। शेप क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर। इसे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है, विकर्ण संकरण। अच्छा,
करेक्टर परसेंटेज देखेंगे तो क्योंकि एस और पी बराबर ही हैं तो एस 50% है और पी का करेक्टर भी 50% है हमारे एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में एस करेक्टर 50%, पी करेक्टर 50%। अच्छा, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम पढ़ें कि करेक्टर परसेंटेज कितना होगा तो s का जो परसेंटेज है वो करीब आता है 33.3% करीब, और जो p का करेक्टर है वो आता है 66.67 कर लीजिए। ठीक है, इतना परसेंटेज अगर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, जैसे sp2 टोटल कितने 3 ऑर्बिटल्स हैं तो s कितना है उसमें 1, तो s का करेक्टर अगर निकालना है तो s के ऑर्बिटल है 1, टोटल है 3 इंटू 100% में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे ये आएगा लगभग 33.33%। ठीक है, और अगर आपको p ऑर्बिटल निकालना है, p के ऑर्बिटल्स है 2, टोटल है 3 इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 66.67%। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज करेक्टर आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, BeCl2 या BeF2 का देख लेते हैं। चलिए, BeF2 का अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम के लिए आप जानते हैं क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 होता है, यानी ठीक है empty 2p ऑर्बिटल है, ये 2s है ये 2p है। तो अब क्या होगा, यहां से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये क्या बन गया आपका, और ये सिंगली ऑक्यूपाई हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन किसका हो जाएगा, s और p, एक s और एक p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेंगे ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो लीनियर स्ट्रक्चर में हमको दो लोब्स इसके लीनियर फॉर्म में मिलेंगे, तो हमारा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो BeF2 का इस तरीके से बनेगा, और एंगल अगर आप देखेंगे तो ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, BeF ऐसे बनाए ना ये, तो एंगल इनके बीच में होता है 180 डिग्री। चलिए अब देख लेते हैं, अगर आपके d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर आपकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से शो करी जाएगी। तो इसमें पहली है आपकी sp3d। ठीक है, तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखेंगे, इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं हम PCl5 का। ठीक है, फास्फोरस हमें पता है कितना होता है, इसका 15 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, क्योंकि लेकिन थर्ड आपके पीरियड का एलिमेंट है तो 3d ऑर्बिटल्स इसके पास होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में देखिए क्या देखने को मिलेगा हमें, 3s2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, 3p में आपके सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, और 3d ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो उत्सर्जित अवस्था में 3s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। अब हमारे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स और एक d ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा sp3d, sp3d। तो जब हमारे sp3d ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी तो ये कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3d संकरण। अब अगर हम इसके ज्योमेट्री की बात करें तो आपके जो ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये अरेंज होते हैं आपके ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। तीन जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो तो देखिए इस तरह प्लेन में होंगे, ये और ये तो प्लेन में हुए, और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक प्लेन के ऊपर, एक सतह के ऊपर, एक सतह से नीचे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। जो एंगल होता है यहां, ये जो प्लेन में आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं इनके बीच में तो होता है 120 डिग्री, और ये जो अबव और बिलो द प्लेन है ये आपके प्लेन के साथ बनाते हैं 90 डिग्री का कोण, यानी 90 डिग्री का। जो आपके अबव और बिलो द प्लेन बॉन्ड्स होते हैं ना, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं अक्षीय आबंध, यानी एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपके क्या है, एक्सियल बॉन्ड्स, अक्षीय आबंध। और ये जो आपके प्लेन में दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का मतलब विषुवतीय आबंध। आपके जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं यानी अक्षीय आबंध होते हैं, ये आपके विषुवतीय आबंध से थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, ये लॉन्गर होते हैं, तो ये इसीलिए रिएक्टिव होता है PCl5 मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ आपको देखने को मिलेगी 204 पिकोमीटर, ये जो आपकी इक्वेटोरियल है बॉन्ड इस पर, और एक्सियल बॉन्ड की अगर आप लेंथ जानने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगी 219 पिकोमीटर। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये और ये अबव और बिलो द प्लेन है, और ये इन द प्लेन है, और ये क्या कर रहे हैं, Cl के p ऑर्बिटल्स के साथ सिग्मा बॉन्डिंग बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये इसके लिए हम मॉलिक्यूल लेंगे SF6 का। SF6 को देखते हैं, सल्फर की देखिए ग्राउंड स्टेट देखेंगे यहाँ पर, तो हमें पता है इसका
एटॉमिक नंबर होता है 16, तो कितना होगा आपका, तो ये देखते हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होगा। तो 3s को यहाँ शो कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड स्टेट में हम देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से आ गया आपका एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड यानी उत्सर्जित अवस्था में। अब आपका एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स और 2 आपके d ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी और तब ये बन जाएंगे sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये अरेंजमेंट कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हम इसको बोलते हैं। आई थिंक हिंदी में अष्टफलकीय बोलते हैं इसको, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार, अष्टफलकीय होता है शायद। SF6 में आपको देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखा रहे हैं, ये 4 तो आप दिखाएंगे एक प्लेन में, ठीक है, और एक ये जो ये है और ये वाला है, ये आपका अबव और बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर और ज्यादा क्लियरली दिख रहा है, ये आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं और ये वाला F के साथ जो बॉन्ड बन रहा है, ये नीचे वाला जो बन रहा है, ये आपका अबव और बिलो द प्लेन है, सतह से ऊपर और सतह के नीचे। फ्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, फ्लोरीन के जो p ऑर्बिटल्स हैं सिग्मा बॉन्डिंग बना रहे हैं इसके साथ। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बेसिकली इसलिए बनता है क्योंकि अब जब इसको आप यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन करेंगे ना ये तो आपको 8 साइड्स, ऐसी नीचे के साथ भी करेंगे तो आपको 8 फेसेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d3 में आप किसका एग्जाम्पल लेंगे, हम IF7 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, IF7 का एग्जाम्पल लेंगे। आयोडीन के केस में मैं डायरेक्ट दिखा रही हूं यहाँ पर आपके ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, और जब हम एक्साइटेड अवस्था में इसको लेकर आएंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होगा। तो आपका किस तरीके से देखने को मिलेगा ये, तो ये क्या होगा, 5s है, ये 5p है, ये 5d है, तो हमारा एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है और इसीलिए बन जाएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं इनकी ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे तो ज्योमेट्री होती है इनकी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, मतलब बेसिकली एक पेंटागन बनेगा और उसमें एक ऊपर की तरफ बॉन्ड है सतह के ऊपर और एक है सतह के नीचे, तो ये प्लेन में होंगे और बाकी एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। एंगल की बात करेंगे तो इनके बीच में एंगल होता है 72 डिग्री का और ये वाले जो बॉन्ड्स है आपके ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। IF7 पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। फिर देखिए ये एक चार्ट है, इसमें आप पूरा एक साथ मैंने बता दिया है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो इसमें कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है और फिर स्पेशल ओरिएंटेशन या ज्योमेट्री हमको किस तरीके की देखने को मिलेगी। बेसिकली जैसे मैंने जितने डिटेल में डिस्कस किए हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्वेश्चन हमारा यहां से बनता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज कौन कौन सी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको x की वैल्यू हम निकालेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमारी क्या निकल के आएगी, मतलब वैल्यू ऑफ x हमें निकालनी पड़ेगी और उसके रिलेटेड जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो यहाँ पर दे रखी है। अगर 2 हमारा निकल के आती है वैल्यू x की तो हमारी sp हाइब्रिड स्टेट होगी, अगर 3 निकल के आती है तो sp2 होगी, 4 आती तो sp3 होगी, 5 आती है sp3d होगी, 6 आती तो sp3d2 होगी। अब फॉर्मूले से किस तरह निकालते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए फॉर्मूला हमें क्या अप्लाई करना है, देखिए x की जो वैल्यू हमें निकालनी है, फॉर्मूला है SA यानी सराउंडिंग एटम हाफ G माइनस V, ये तो मेन है हमारा, ठीक है फॉर्मूला। S क्या है हमारा, ये है हमारा सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम मतलब जो हमारा सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, उसके आसपास और कितने परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम्स ये हो गए हमारे ऐसे। G हो गया ग्राउंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम के पास, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और V हो गई वैलेंसी या ऑफ सेंट्रल एटम कर लीजिए, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल। अभी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्वेश्चन कराऊंगी बहुत इजी है। एक चीज पहले और समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए जो हमें मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल की जगह हमको आयन दिया है कि आयन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें दिया है कैटाइन, ठीक है, अगर हमें कैटाइन दिया है मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज है, धन आवेश है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारे फॉर्मूले में हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस C, यानी कि C क्या हो गया आपका कैटाइन, यानी जितना भी चार्ज दे रखा होगा उसे माइनस कर देंगे। और अगर हमें दे रखा है एनाइन, ठीक है, अगर ऋण आवेश दे रखा है तो हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल लिया PCl5, ठीक है, PCl5 में हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की निकलती है, ठीक है, केंद्रीय परमाणु की। केंद्रीय परमाणु इसमें कौन सा होगा? पी होगा। तो पी के साथ जो हमारा केंद्रीय एटम यानी कि हमारा सेंट्रल एटम है पी, उसके साथ सराउंडिंग में कितने जुड़े हुए, आसपास उसके साथ कितने लगे, हमारे पास 5Cl लगे। तो हमारे पास यहां पर ऐसे हो गया 5, ठीक है। अब अगर हम G की वैल्यू निकालें, यानी तलस्थ अवस्था में ग्राउंड स्टेट में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो फास्फोरस के हमें पता होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखिए 15th ग्रुप का एलिमेंट है, 10 माइनस कर दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंसी आप अपने हिसाब से, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आपको याद है, आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो ग्रुप में से वैसे आप 10 माइनस करेंगे आपको मिल जाएगी। नॉन मेटल है क्योंकि, तो नॉन मेटल के लिए हमेशा क्या किया जाता है, जिस ग्रुप का वो एलिमेंट होता है उसमें से 10 माइनस कर देते हैं, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में? 5। वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी डिपेंड करती है कि जो इसके साथ सराउंडिंग एटम है, ठीक है, वो क्या है। अगर ये मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट है मतलब अगर ये एक वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, जैसे Cl है, Cl अपनी वैलेंसी कितनी शो करता है? -1 शो करता है। माइनस प्लस मत लीजिए, खाली 1 की बात करिए, ठीक है। तो कितनी है वैलेंसी, कितनी हो जाएगी? इसके साथ 5 Cl लगे हैं और सब क्या है, -1 शो करते हैं, तो 5 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। x इक्वल टू सराउंडिंग एटम हमारे कितने दे रखे हैं? 5 प्लस हाफ। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? आता है g की वैल्यू कितनी रखी है? 5 माइनस v की वैल्यू कितनी आई हमारी? 5 माइनस 5 हो गया 0, 5 प्लस हाफ इंटू 0, तो ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? केवल 5 में हमारी क्या होती है हाइब्रिड स्टेट? देखिए 5 में हमारी आती है sp3d आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं, यहाँ एग्जांपल दे रखा है PCl5। ज्योमेट्री पूछ ले, आप ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। शेप पूछ ले, शेप भी बता सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। PCl3 में डायरेक्ट फॉर्मूले में अब रखती हूँ। x इक्वल टू सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 है यहाँ पर। ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी 5 है। अभी इसकी वैलेंसी इस मॉलिक्यूल में कितनी है? जितने इसके साथ सराउंडिंग एटम में मोनोवेलेंट लगे हुए हैं, ठीक है। अगर मोनोवेलेंट लगे हैं तो हम जितने एटम्स हैं उन्हीं की वैल्यू लिखेंगे। अगर डाइवेलेंट लगे होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डाइवेलेंट कैसे होते हैं? जैसे ऑक्सीजन O2 नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये डाइवेलेंट हो गया। अगर O इसके साथ लगा होता तो हम जितने O लगे होते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हमारे पास क्या है? Cl3 है, यहाँ मोनोवेलेंट है, 3 लेंगे, 3 प्लस हाफ इंटू 2, ठीक है। 5 माइनस 3 होके 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 में आपकी हाइब्रिड स्टेट आनी चाहिए sp3। चेक कर लेते हैं, देखिए आ रहा है 4 में हाइब्रिड स्टेट है sp3। मॉलिक्यूल है PCl3 यहाँ पर है, बिल्कुल है, ये देखिए sp3। H2O देखते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं H2O। हाँ, सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। सराउंडिंग एटम कौन से हैं यहाँ पर? 2 हैं हमें मिल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगे तो सराउंडिंग एटम 2 हो गए, ठीक है। फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब हाफ ग्राउंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन में? हमें पता है 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 16 में से 10 माइनस कर दीजिए, 6 आ जाएंगे, ठीक है। माइनस अब वैलेंसी इस समय इस मॉलिक्यूल में कितनी है? इसके साथ क्या लगे हुए? हाइड्रोजन लगे हुए। हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी शो करता है? 1 वैलेंसी शो करता है, तो बस, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो हमने 2 ले ली। 6 माइनस 2 4 आया, 2 2 जा कितना आ गया? 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 के लिए क्या आती है? sp3 आपकी हाइब्रिड स्टेट हो गई। चेक कर लेते हैं, 4 के लिए sp3 H2O मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है H2O मॉलिक्यूल। अच्छा, H2O मॉलिक्यूल जब आपका आया है तो आपका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट आपका टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि इसमें जो ज्योमेट्री आएगी वो टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन शेप क्या हो जाएगी? शेप आपकी बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा, क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास। और ये जो चीजें है ना कि शेप क्या निकल के आती है, ये सारी चीजें हम VSEPR में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ दोहराऊंगी नहीं। आप चाहें तो VSEPR वाली वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो ज्योमेट्री होती है उसमें तो हम आपके लोन पेयर वगैरह सब कुछ देखते हैं, लेकिन शेप जो है, शेप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पर ही डिपेंड करती है। जो आपके सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं उन पर डिपेंड करती है। शेप में आप लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से क्या आती है? इसकी बेंड शेप आती है। NH3 को देखते हैं। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम यहाँ पर नाइट्रोजन है, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। हाफ नाइट्रोजन क्या है आपका? नाइट्रोजन है आपका 15th ग्रुप का एलिमेंट। 15 में से माइनस कर दीजिए 10, 5 आ जाएगा, माइनस अब आपके मोनोवेलेंट लगे हुए हैं यहाँ पर 3, ठीक है। कितना आ गया? 3 प्लस
कितना आ गया 3 + 1 = 4। फिर से आपकी क्या आई sp3, और sp3 ही होती है, टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन शेप देखेंगे तो कितनी क्या होती है इसकी, पिरामिडल होती है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। sf6 देखते हैं, चलिए sf6 के लिए देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं इसके पास, 6 है, ठीक है ना। सल्फर आपका सेंट्रल एटम हो गया, सराउंडिंग में आसपास कितने लगे हैं, 6 एटम लगे हुए। हाफ सल्फर की कितनी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट पे वैलेंसी, सल्फर भी 16th ग्रुप का एलिमेंट है, 10 माइनस करो 6 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस अब आपके मोनोवेलेंट कितने लगे हुए हैं, मोनोवेलेंट लगे हुए हैं आपके 6, कितना आ जाएगा 6 प्लस ये 0 हो गया, तो हाफ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा, यानी आपकी 6 आ गई, ठीक है। 6 + 0 = 6 आ गई। 6 के लिए आपका क्या होता है, 6 के लिए आपका होता है sp3d2, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार टेबल में, sp3d2 ये है आपकी 6 के लिए आ रहा है, और sf6 मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है, sf6 मॉलिक्यूल यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं CO2 सेंट्रल एटम कार्बन, सराउंडिंग एटम में कितने लगे हुए हैं, ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। हाफ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी होती है 4, ठीक है। 14th ग्रुप का एलिमेंट है, 10 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस अब यहां पर ऑक्सीजन जो है वो क्या लगे हुए, डाइवेलेंट है, ठीक है, डाइवेलेंट है, यहाँ पर डाइवेलेंट है क्योंकि O2 नेगेटिव होता है, तो 2 होती है इसकी वैलेंसी, और 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, कितना आया 2 प्लस, फिर यहाँ पर यही होगा, ये 4 - 4 0 हो जाएगा, तो हाफ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो कितनी आ गई वहां पर 2 में हमारे पास हाइब्रिड स्टेट क्या आती है, sp आती है, लीनियर, यानी कि ये लीनियर हो गया। एक कैटाइन एनाइन वाला भी कर लेते हैं, Br(F4) नेगेटिव करते हैं, ठीक है, Br(F4) नेगेटिव। सराउंडिंग एटम कितने हैं, Br देखिए आपका सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम 4 हो गए, प्लस हाफ ब्रोमीन किसका है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, 10 माइनस करो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, माइनस फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, 4 माइनस करो, और क्योंकि एनाइन है, एनाइन क्या होता है हमेशा प्लस होता है, कितना चार्ज है इस पर -1, एक ही चार्ज है, +1 कर देंगे हम यहाँ पर, क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस हाफ, 7 - 4 हो गया 3 + 1 हो गया 4, कितना हो गया 4 + 2 = 6। 6 के लिए आपके क्या आती है sp3d2 आ गई आपकी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि हाइब्रिड स्टेट कैसे निकाली जाती है, आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की हाइब्रिड स्टेट अगर आपसे पूछ ली जाए, और शेप और अरेंजमेंट डिपेंड आपका करेगा उसके मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप क्लियर हुआ होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.